नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है फाइनल अकाउंट्स। अब हम ये बात करते हैं कि फाइनल अकाउंट्स हमने अभी तक जर्नल बना लिया, हमने लेजर में एंट्रीज कर दी हैं, हमने ट्रायल बैलेंस भी बना लिया। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने जब ट्रायल बैलेंस बना लिया तो अब हम उसके बैलेंसेस को शिफ्ट करते हैं फाइनल अकाउंट्स में। उसके अलावा हम कुछ एडजस्टमेंट्स भी करते हैं, लेकिन पहले हम फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट्स हम कुछ देर बाद देखेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या आएगा, क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्या बैलेंस शीट में आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि फाइनल अकाउंट्स होते क्या हैं। फाइनल अकाउंट्स वो होते हैं जो हम फाइनल स्टेज पे बनाते हैं, यानी कि जिससे हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है कि हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। उसी के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी सिचुएशन कैसी है। तो फाइनल अकाउंट्स को हम मेजरली अगर मैं बात करूँ तो 3 चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं: ट्रेडिंग, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। कई बार हम ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट को मर्ज करके बनाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। होता सभी बिजनेसेस में कहीं ना कहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब हमारी होती है, हम मैन्युफैक्चर करते हैं किसी सामान को, तो फिर हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आती है, वेजेस आते हैं, कार्टेज आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होती है। तो ये सब बातें, सब टर्म्स आपको लग रहा होगा कि कितनी अजीब चीज़ें यूज़ कर रही हैं। तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि ट्रायल बैलेंस में जो हमारे पास बैलेंसेस थे उसमें से हम किसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, किसे P&L अकाउंट में दिखाएंगे और किसे बैलेंस शीट में, ये हम कैसे डिसाइड करें। तो इसके लिए एक बहुत शॉर्टकट तरीका है ये चार्ट। ये चार्ट जब हम देखेंगे तो इसको हम जब एक नज़र में देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। तो देखिए इस चार्ट को। सबसे पहले हम देखते हैं डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। डेबिट साइड में अगर आपको याद हो तो हमने कैश लिखा था, हमारी डेटर्स के नाम लिखे थे, उन सब का बैलेंस डेबिट बैलेंस था। तो अब अगर हमारे ट्रायल बैलेंस का बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो वो 2 कंडीशन होती हैं। अगर वो डेबिट बैलेंस जो है उसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कैपिटल और रेवेन्यू रिकॉग्निशन में, तो अगर हमें उसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है तो उसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस क्या होगा? कैश, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इसके अलावा डेटर्स, स्टॉक, ये सब चीज़ें डेबिट बैलेंस रखती हैं। तो इनका हमें फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, तो वो हमारे लिए एसेट है। 1 साल और 1 साल से ज़्यादा, उसमें बिल्स रिसीवेबल भी आता है। ठीक है। और मान लीजिए कि हमने कोई एक्सपेंस किया जो कि बड़ी अमाउंट का था, इसे हम क्या कहेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इन सब के बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में जिक्र किया है। तो ये सारे जो खर्चे हैं ये भी हमारे लॉन्ग टर्म के लिए हैं और इससे हमें बहुत टाइम तक फ़ायदा होगा। तो ऑफ कोर्स ये भी हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, यानी एसेट साइड। अब आता है कि अगर उसका बेनिफिट एक्सपायर हो गया। अब भाई एक्सपायर क्या है? मान लीजिए कि जब मेरे पास में फर्नीचर आया तो मैंने उसका कैरेज पे किया। वो कैरेज जब मेरे पास फर्नीचर आ गया तो उसका बेनिफिट एक्सपायर हो गया, उस कैरेज का, ना कि फर्नीचर का। फर्नीचर का फ़ायदा मुझे लॉन्ग टर्म में मिलेगा, लेकिन जो मैंने कैरेज पे किया है वो मेरा उसी टाइम पे एक्सपायर हो गया। ठीक है, ठीक है। तो वो जो कैरेज मेरा एक्सपायर हो गया, दैट इज़ एन एक्सपेंस फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। वो मेरे लिए एक एक्सपेंस है। इसी तरह से मान लीजिए मैंने मेरी ऑफिस स्टाफ को सैलरी दी, तो ऑफिस स्टाफ को सैलरी दी तो वो उसी साल में एंड हो गया, उसी ईयर में एंड हो गया। तो उसका फ़ायदा मुझे लॉन्ग टर्म में नहीं मिलेगा, मुझे अगले महीने या अगले साल फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो तरह के एक्सपेंसेस हैं ये होते हैं हमारे एक्सपेंस, यानी कि हमारे रेवेन्यू नेचर के होते हैं। तो इन्हें हम दिखाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में।
अब ये डिपेंड करता है कि आप अगर वो ऑफिस की सैलरी है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, लेकिन अगर वो फैक्ट्री के वेजेस है या फैक्ट्री की सैलरी है तो वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। ठीक है, इसी तरह से हम क्रेडिट साइड भी देखते हैं। क्रेडिट साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो क्रेडिट साइड जो मेरा ट्रायल बैलेंस है, जितने भी बैलेंसेस हैं जो कि क्रेडिट है, अगर वो पेबल है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो पेबल है यानी मुझे पे करने हैं, जैसे मेरे क्रेडिटर्स, मेरा बैंक का लोन, मेरा किसी और पार्टी से लिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन जो 1 साल से ज़्यादा का है, ये सारी जो मेरी चीज़ें हैं ये मुझे पे करनी है, तो मैं इनको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाऊंगी क्योंकि ये मेरी लायबिलिटीज़ हैं। और अगर वो मुझे पे नहीं करनी है यानी वो क्या है, वो मेरी इनकम है। हमने याद कीजिए, हमने नॉमिनल अकाउंट का जो रूल था वो ये था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। सो इफ दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस देन दे आर इनकम्स फॉर अस। यस, सो दे विल बी entered into the credit side of P&L account और ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा कुछ भी मद नहीं होता जो क्रेडिट में आता हो और जो हमारा इनकम हो, तो हम इसको P&L अकाउंट ही दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक फॉर्मेट है, अगर ये आपने लर्न कर लिया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से कौन से मद को कहाँ पर दिखाएंगे फाइनल अकाउंट्स में। इसी के साथ हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की और हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि किस तरह से हम हमारे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट की, ताकि आपको सारी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट मेमोराइज करना। आपको ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, वैसे तो आपने अगर ये चार्ट बना लिया तो आप इजीली कंसिडर कर पाएंगे और आपको लंबी लंबी एंट्रीज या फॉर्मेट याद नहीं करने पड़ेंगे फॉर श्योर, लेकिन फिर भी हम एक फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि मोटा मोटी हमें पता चले। आइए देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से पहले 2 चीज़ों का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिससे हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करते हैं। अब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट जो चीज़ है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेकेंड है सेल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है। ये वो कॉस्ट नहीं है जो हमने गुड्स परचेज किए हैं। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे पास में यूनिट्स हैं, मेरे पास 4 यूनिट्स मैंने खरीदी, से फॉर एग्जांपल ये पेन है फॉर एग्जांपल, और इनकी जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़। तो यहाँ पर मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड है वो हुई 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 रुपीज़। ठीक है, मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड है वो 40 रुपीज़ है। अब क्या हुआ कि जब मैंने ये पेन खरीदे उसके बाद में मैंने 3 पेन बेचे। मेरे जो पेन थे वो सिर्फ 3 पेन बिके। तो फिर मेरे पास में स्टॉक होगा पेन्स इज इक्वल्स टू 1 पेन बचा मेरे, जो कि कितने रुपए का था, 10 रुपीज़ का था। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर बात है। तो अब मैंने जो 3 पेन बेचे हैं, उनकी कॉस्ट क्या होगी ये हम जानेंगे। तो ये मेरी स्टॉक ऑफ पेन्स मेरे पास बचे, तो मैंने बेचे कितने, तो अब मेरी आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मैंने बेचे हैं उनकी कॉस्ट कितनी, उनकी कॉस्ट हुई 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 30। तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब तक मुझे पता नहीं होगी तब तक मैं मेरा प्रॉफिट नहीं निकाल सकूँगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फ़र्क होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर,
मान लीजिए कि मैंने फर्नीचर ख़रीदा और उसमें कार्टेज लगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी खर्चे हम करते हैं किसी भी मशीन को इंस्टॉल करने में या किसी भी मशीन को रखवाने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे गुड्स परचेज कितने थे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है। तो जब भी आप निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेनी है। इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल ज़रूर आता है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ज़रूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम फॉर्मूला देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, अगर मैं उसे फॉर्म करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओपनिंग स्टॉक फॉर द ईयर। तो हमारे पास साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने पूरे साल में परचेजेस की हैं। जब हम ऐड करते हैं परचेजेस को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही एक्सपेंसेस हैं जो हमने उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, हमारे प्रीमाइसेस तक लाने के लिए और चालू हालत में लाने के लिए किए हैं। वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे फ्रेट, कार्टेज, वेजेस, जो मजदूर उसको लेकर आया उसने वेजेस, उसे हमने वेजेस पे किए होंगे, लॉरी का भाड़ा, जितने भी एक्सपेंसेस लगते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल अवेलेबल स्टॉक होगा जिसे कि हम सेल कर सकें। इसमें से हम लेस कर देंगे जो हमारे पास स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर बचा हुआ है। तो क्लियर बात है कि जो हमने परचेज़ किया, जो हमारे पास पुराना स्टॉक था, उसे ऐड करने के बाद जो हमारे पास बचा हुआ है, तो जो बचा है उसके अलावा जितना भी है वही तो सेल हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का तरीका है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कॉस्ट निकालेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई और हमें ये पता है कि हमारी सेल्स कितने रुपए की हुई है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या हमें ग्रॉस लॉस हुआ है। तो इसी को अब हम एक फॉर्मेट में देख लेते हैं कि प्रिसाइजली या फिर डिटेल में कौन कौन से आइटम हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। जब इस सब चीज़ को हम अकाउंट फॉर्म में लिखते हैं डिटेल में, तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट बनता है। आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है जो फॉर्मेट है वो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। अब हम एक एक मत को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो हमारे पास साल के शुरू में लास्ट ईयर का बच गया था। ठीक है, इसमें समझाने वाली कोई भी बात नहीं है। इसके बाद हम आते हैं परचेजेस में। परचेजेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ गुड्स थे जो मेरे पास यहाँ पर आ गए, लेकिन कुछ गुड्स थे जो अभी भी ट्रांजिट में हैं, यानी कि मैंने सप्लायर से ख़रीदे लेकिन वो यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। तो क्या मुझे उन्हें परचेजेस अकाउंट में लिखना चाहिए, क्या मुझे उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, ये आप मुझे बताएंगे। सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मेरे पास गुड्स इन ट्रांजिट में है, यानी कि वो मेरे पास आए नहीं हैं, जब वो आए नहीं हैं तो मैं उन्हें बेच भी नहीं सकती। यस, तो जो गुड्स इन ट्रांजिट है उन्हें हम कहाँ पर दिखाएंगे, बताइए। तो दोस्तों, जो हमारे गुड्स इन ट्रांजिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजिकल होने चाहिए हमारे पास, तभी हम उन्हें सेल कर पाएंगे। तो गुड्स इन ट्रांजिट जो भी हमारे हैं वो हमारे गुड्स नहीं माने जाएंगे और हम उन्हें सेट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा ये आता है परचेजेस। अब इस परचेजेस में क्रेडिट और कैश दोनों तरह की परचेजेस शामिल होगी। अगर आपको क्वेश्चन में क्रेडिट और कैश दोनों परचेजेस दी गई हैं तो आपको दोनों को इसमें इस परचेज में ऐड कर देंगे आप। अब इसके बाद आता है लेस रिटर्न्स आउटवर्ड। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रिटर्न्स आउटवर्ड इज परचेजेस रिटर्न। तो जो भी सामान मेरे पास वापस आया है, जो भी सामान हमने वापस कर दिया है सप्लायर को,
वो हमारी परचेज रिटर्न है और उसे हम लेस कर देंगे परचेजेस में से। इसके बाद आता है फ्रेट और कार्टेज। इसमें कैरेज भी आता है। कई तरह से वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कैरेज हैं ये हमारे एक्सपेंस है रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। जो हमने डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो हमने हमारे प्रोडक्ट को सेलेबल फॉर्म में लाने के लिए खर्च किए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड so that we can make the product saleable in saleable condition. ओके, फिर इसके बाद आता है वेजेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी हमारी वीडियो में बताया है कि अगर क्वेश्चन में वेजेस आता है या वेजेस एंड सैलरीज आता है जिसमें कि वेजेस पहले लिखा होगा, तो आप उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे, ना कि P&L अकाउंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा आता है रॉयल्टी। जो भी हमने रॉयल्टी पे करी है किसी के पेटेंट को यूज़ करने के लिए या किसी बुक को यूज़ करने के लिए, मान लें मैं बुक सेलर हूँ, तो मुझे उसके राइटर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं आपकी बुक को सेल करने जा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा गैस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑफकोर्स हमने गैस को यूज़ किया हमारे प्लांट को चलाने के लिए, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो हमने यूज़ की है। लेकिन अगर ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, हम उसे सेलेबल कंडीशन लाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे। तो जो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है दैट विल गो इनटू द P&L अकाउंट बट नॉट इन ट्रेडिंग अकाउंट। बट दिस इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ यूज टू मेक योर प्रोडक्ट सेलेबल इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इट विल बी इंक्लूडेड इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आता है फैक्ट्री एक्सपेंस। क्लियर है, नाम से ही पता चल रहा है कि फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। कंज्यूमेबल स्टोर्स। अब देखिए क्या होता है कि स्पेयर पार्ट्स होते हैं या सोप यूज़ होती है, जो भी स्टेशनरी यूज़ होती है जो हमारी फैक्ट्री में यूज़ होती है, ऑफिस स्टेशनरी नहीं, तो वो ट्रेडिंग एक्सपेंस होगा। ये क्लियर है आपको। इसके अलावा पैकेजिंग। अब पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर बता रही हूँ, पैकेजिंग 2 टाइम पे की जाती है। फर्स्ट, जब मैं मेरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको पैकेज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मेरा प्रोडक्ट सेलेबल बने। एक पैकेजिंग होती है वो जब मैंने उसे सेल कर दिया है और मैं ट्रांजिट में, यानी कि हमारा प्रोडक्ट जिसने ख़रीदा है उस तक भेजने के लिए पैकेजिंग कर रही हूँ। इसे एक एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए कि मैं डॉल मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं गुड़िया बनाती हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने उसकी पैकेजिंग का बाहर वाला कवर बनाया है डॉल का, ठीक है, जो कि डिस्प्ले में दिखाया जाता है, अगर मैं वो पैकेजिंग कर रही हूँ तो वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो मैं उस गुड़िया को सेलेबल बनाने के लिए कर रही हूँ, जो ट्रांसपेरेंट कवर आता है। लेकिन जो मैंने कार्टन में पैक किया है मेरी गुड़िया को, सो दैट आई कैन डिलीवर इट टू सम अदर प्लेस, टू माई कस्टमर, दैट पैकेजिंग विल बी included into the P&L account as an indirect expense. Please remember, don't get confused. क्लियर है, ठीक है। पैकेजिंग वो जो मैंने सेल करने के लिए यूज़ की थी वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, जो मैंने मेरे कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए पैकेजिंग करी है दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हम आते हैं ड्यूटी पे। एक्साइज ड्यूटी हम पे करते हैं। अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती हूँ तो मुझे एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है, दैट इज़ अगेन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, सो इट विल कम इनटू द ट्रेडिंग अकाउंट। देन अब इस साइड आते हैं, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो हम दोनों साइड का बैलेंस करके करेंगे। अब आता है बाय सेल्स। तो सेल्स के अंदर अगेन हम क्रेडिट सेल्स पे दिखाएंगे और कैश सेल्स पे दिखाएंगे, और सेल्स रिटर्न। रिटर्न इन वर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, ये याद रखिएगा। इसे हम डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगी। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, और अगर ये साइड हमारी ज़्यादा है, यानी कि सेल्स हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है और कॉस्ट कम है, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और अगर हमारी एक्सपेंस साइड ज़्यादा है और हमारी सेल कम है तो हमें ग्रॉस लॉस होगा। अब CD का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इन बैलेंसेस को हम कैरी डाउन करते हैं, कहाँ पर, P&L अकाउंट में।
तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसे हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। उसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा P&L अकाउंट। P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। मार्च। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है, कि हम एक शब्द लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। ये क्या चीज़ है? देखिए, P&L अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट हम साल के आखिर में बनाते हैं, बैलेंस शीट भी हम साल के आखिर में बनाते हैं। लेकिन आप देखेंगे फॉर्मेट में, बैलेंस शीट में हम एज ऑन लिखते हैं और P&L और ट्रेडिंग में हम फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं। तो बैलेंस शीट मेरे दोस्तों वो एक स्टेटमेंट है जो हमारी आज की डेट में है, इसलिए हम उसमें एज ऑन लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग क्योंकि हम पूरे ईयर एंड के लिए बना रहे हैं। अब सबसे पहली बात आती है ट्रू ग्रॉस लॉस। ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट से कैरी डाउन किया है, ठीक है। अब आता है टू ऑफिस सैलरी एंड वेजेस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वेजेस और सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और अगर सैलरी एंड वेजेस है तो वो ऑफिस से रिलेटेड है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम इसे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। अब आता है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट, रेट्स और टैक्सेस। टैक्स जो हम पे करते हैं इससे आप क्लियर हैं। रेंट वो जो हमने पे किया है हमारे प्रीमाइसेस का, लेकिन अगर ये फैक्ट्री का रेंट है तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। वेरी नाइस। इसके बाद आता है रेट्स। रेट जो हमने रेट लगाया है या जो रेट्स हैं वो उसके अंदर आता है। इसमें रेटिंग होती है, कई जगहों पर रेट्स लगाए जाते हैं, तो उसे हम इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस। अगर मैंने इंश्योरेंस मेरे ऑफिस का कराया है तो इट इज़ रिलेटेड विद द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो इट विल कम इनटू द P&L अकाउंट। फिर आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो अगर प्रिंटिंग और स्टेशनरी में मान लीजिए आपने पैम्फलेट बंटवाए अपने बिजनेस के लिए, या आपने कोई ब्रोशर बनवाया अपने बिजनेस के लिए, या जो भी रजिस्टर्स स्टेशनरी हमने यूज़ की, पेन, मार्कर, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमें हमारे अकाउंट्स ट्रांसपेरेंट बनाने हैं तो हमें छोटी से छोटी मद का खाता लिखना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी। अब आता है पोस्टेजेस। जो हमने बाहर चीज़ें भेजी, हमने बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए होंगे, उनकी पोस्टेज गई होगी बाहर, जो भी डाक जाती है दैट कम्स इनटू द P&L अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेस, जो हमने लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको लेके कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ट्रेड यानी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ये गलती मत कीजिएगा। ये ट्रेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने किसी के साथ बिजनेस करने के लिए किए हैं। हो सकता है हमने कोई आपस में कोलैबोरेशन किया हो, या फिर किसी को हमने फ्रेंचाइजी दी हो हमारे बिजनेस की, या इसी तरह का कोई और खर्चा होगा। दैट इज ट्रेड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग ऑफ द मटेरियल. So how it can be related with the factory? No, that is why it will come into the P&L account. प्लीज़ याद रखिएगा. उसके बाद आता है ऑडिट फी. यस, जो हम CA से ऑडिट करवाते हैं तो वो ऑडिट फी हम उसे पे करते हैं. जनरल एक्सपेंसेस जनरल हैं, इसीलिए इनडायरेक्ट हैं, नाम से ही पता चल रहा है हमें, तो प्लीज़ इसे आप ट्रेडिंग में मत दिखाइएगा. अब आता है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड. नॉमिनल अकाउंट ये होता है डिस्काउंट का. अब मान लीजिए मैंने किसी से परचेज़ किया तो उसने मुझे डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट मेरे लिए क्या है? मुझे रिसीव हुआ है वो, तो वो मेरे लिए इनकम है क्योंकि मुझे उससे कम पैसे देने लगे पड़ेंगे. इसीलिए डिस्काउंट रिसीव्ड को हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं. लेकिन हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, हमारे किसी कस्टमर को अगर हमने डिस्काउंट दिया है तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि वो हमें कम पैसे देगा हमारे प्रोडक्ट के, तो वो भी हमें लिखना है. वो हम लिखेंगे P&L अकाउंट में. अब बैड डेट्स, सॉरी एक मिनट रह गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो भी मैं कैपिटल लेकर आई थी,
अगर मैं उसे कहीं और इन्वेस्ट करती तो मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलता। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बता रही हूँ जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे आप कॉस्टिंग में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ आया है अगर ये वर्ड तो मैं आपको बता देती हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है हर चीज़ की, चाहे वो रिसोर्स हो, चाहे वो इंसान हो, हर चीज़ की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। नाउ व्हाट इज़ दैट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी भी चीज़ का जो ऑल्टरनेटिव था उसको ना करने पर लगी। कंफ्यूज हो गए? मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपये हैं, उनसे मैं क्या क्या कर सकती हूँ? मैं 20,000 रुपये से बाइक खरीद सकती हूँ या कुछ और खरीद सकती हूँ, मेरी मन की चीज़। उस 20,000 रुपये को मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ कि मुझे उससे कुछ और पैसा मिलेगा। उस 20,000 रुपये से मैं रेस्टोरेंट या फिर होटल में स्टे कर सकती हूँ। उस 20,000 रुपये में और पैसे जोड़ के हो सकता है मैं कोई ट्रिप पे चली जाऊँ। ठीक है, तो जब मैंने इनमें से किसी एक ऑल्टरनेटिव को चुना तो मैंने बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स नहीं करे, वो पूरे नहीं कर पाई। मान लीजिए मैंने अगर इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर तो मैं घूम नहीं पाई, मैं रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाई, मैं होटल में स्टे नहीं कर पाई, मैंने अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे। तो वो जो हमारी कॉस्ट है, जो हमने एक अपॉर्चुनिटी को गंवा दी, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब यहाँ पर आता है कि मैंने अगर मेरी कैपिटल मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट की, मान लीजिए मैं उससे कुछ और कर सकती थी, तो उसका मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मैंने लोन दिया है, उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं वसूल करूँगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भले ही वो मुझे मिल रहा है, लेकिन हम तो अलग बिजनेस एंटिटी हैं, मेरा वजूद अलग है मेरे बिजनेस से। सो आई वुड चार्ज इंटरेस्ट ऑन माई कैपिटल, दैट इंटरेस्ट इज दिस एंड इट विल कम इन टू द P&L अकाउंट। क्लियर? अब आता है बैड डेट्स। हम सब जानते हैं डेटर्स अगर मुझे टाइमली पे नहीं करेंगे तो वो मैं बैड डेट हो जाएंगे वो लोग, तो ये मेरा नुकसान है। वो मुझे पैसा देते अब मुझे नहीं देंगे वो, तो बैड डेट भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन, जो मैंने लोन लिया था उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट इज़ अगेन एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मान लीजिए मैं मेरे जो प्रोडक्ट है वो सैंपल की तरह से बेचती हूँ, तो अगेन वो इनडायरेक्ट है क्योंकि मैंने उस पर खर्चा नहीं किया, सेलेबल बनाने के लिए खर्चा नहीं किया, सैंपल भेजे हैं ताकि कोई मेरा सामान खरीद सके। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर मैंने कोई एसेट बेची और मुझे उस पर लॉस हुआ तो वो भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट थे मेरे और बेच दिए लॉस पे तो वो मैं उसे यहाँ दिखाऊंगी। वो सब इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अब आता है क्रेडिट साइड। तो मैंने बता दिया आपको बाय डिस्काउंट रिसीव इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो भी मैंने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया था या मैंने कहीं और इन्वेस्ट किया था, बैंक में इन्वेस्ट किया था, उस पर मुझे जो इन्वेस्ट मिल रहा है इंटरेस्ट, वो मेरी इनकम है और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से वो मेरे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी। इसके बाद आता है कमीशन रिसीव, जो कमीशन मुझे मिला वो कमीशन रिसीव में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर मुझे एसेट को बेचने में प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसे P&L अकाउंट में दिखाऊंगी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब मान लीजिए मैंने कुछ पैसा मेरे पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल लिया, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। लेकिन अगर वो पैसा मेरे बिजनेस में होता तो अगेन मैं उसे किसी को उधार दे सकती थी, या मैं उससे नए प्रोडक्ट खरीद सकती थी, या मैं उससे कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर सकती थी। तो जो मैंने मेरे ही ओनर को पैसा दे दिया उस पर मैं उससे इंटरेस्ट वसूलूंगी। द ओनर इज बाउंड टू पे द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सो दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल come into the credit side because it is income for my organization. फिर बैड डेट्स रिकवर, मान लीजिए मेरे डेटर ने मुझे कहा कि मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, वो बैड डेट्स हो गया। पर कभी कभी ऐसा होता है कि उसने पे कर दिया या सर्कमस्टेंसेस ठीक हो गए तो उसने मुझे वो पैसा पे कर दिया, तो मेरे जो बैड डेट्स हुए थे वो रिकवर हो गए हैं, तो उसकी एंट्री मैं क्रेडिट साइड में करूँगी। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर ये साइड ज़्यादा होगी तो हमें ग्रॉस नेट प्रॉफिट होगा, और अगर ये साइड ज़्यादा होगी तो हमें नेट लॉस होगा। अब ये क्या है? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। वहाँ तो हमने नहीं लिखा था, वहाँ तो हमने CD और BD लिखा था। यस, जो भी मेरा प्रॉफिट है वो मेरी कैपिटल में जाके ऐड होगा।
क्यों? क्योंकि मैंने जब कैपिटल दी तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरा प्रॉफिट, यानी जो मैंने कैपिटल दी, जो मेरे बिजनेस की पूरी कैपिटल है, वो बढ़ी या घटी, मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा हम लॉस और प्रॉफिट दोनों को ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। अगर वो प्रॉफिट होता है तो उसे हम कैपिटल में ऐड करते हैं, अगर वो लॉस होता है तो हम उसे कैपिटल से डिक्रीज कर देते हैं। तो ये फॉर्मेट था हमारे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का। अब अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्ज़ाम में एडजस्टमेंट्स पे 120% क्वेश्चन आता है। उनकी जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, उन्हें कहाँ पर हम ट्रांसफ़र करते हैं, किन किन जगहों पे उन्हें दिखाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे मिस मत कीजिएगा। और फिर से आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए, स्ट्रेस मत लीजिएगा लेकिन चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।